सेठ जी की जिम्मेवारी लगा दी है जी, एक ग्रुप बनाएंगे पूरा, ताकि ये इसको चलाने के लिए अगले के यहाँ जाके लगा के चला के फिर आया करेंगे, मशीन खराब ना हो। ये भी हमने इसका इंतजाम कोशिश करेंगे जी, और साधन जुटा पाएंगे तो और नारायण सेवा के संकल्प के साथ आज हरियाणा में पहली बार कैथल कपिस्थल की तपोभूमि से श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने मिलकर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री सेवा अभियान चलाया है। आपके सामने मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाएं हाथ को, ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में और आज से जींद जिले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है। और हम अब वहाँ से आगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर और इस तरफ हिसार जिले तक जहाँ जहाँ किसी दोस्त को, साथी को, इमरजेंसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भी अपनी गाड़ी से या व्यक्ति आकर ले जाता है उसके साधन से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब और ज़्यादा मदद करेंगे इस अभियान में, क्योंकि किसी भी मरीज़ के घर पे या अस्पताल में ये लग सकता है और केवल जो नाक में लगने वाली पाइप है वो बदलनी, वो भी हम जहाँ तक वो भी हम बदल कर दिया करेंगे अपने पास से। वो भी मैंने 200 के करीब ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, 2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये जाएंगे और 2, 3, 4 दिन में वापस आएंगे, तब तक हम पाइप बदल कर नया दे दिया करेंगे। साथियों, मोदी सरकार इसके विपरीत और खट्टर सरकार इसके विपरीत कोरोना महामारी में आपदा से लूट का धंधा कर रही है। न रोटी है, न रोजगार है, कोरोना का प्रहार है और अहंकारी खट्टर सरकार है। ये एक कड़वी वास्तविकता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी हरियाणा में कोरोना केसेस की संख्या 6,65,000 पार हो चुकी है। वाकई में ये संख्या कहते हैं कि 15 से 20 लाख है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी 6,238 पहुंच गई। परंतु अगर आप गांव का आंकड़ा लगाएं, एक एक गांव में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 मौत हो रही। टिटोली जैसे गांव के अंदर रोहतक में 51 मौत हो चुकी। किला जफरगढ़ के अंदर 12 मौत हो गई। दनोदा जो जींद जिले का गांव है, वहां एक दिन में 7 मौत हो गई। ये आंकड़े कोई शामिल ही नहीं कर रहा और हर शमशान घाट अटा पड़ा है। दुखद दृश्य हैं। पिता का संस्कार करने की, बेटे को आखिरी मुखाग्नि देने की कई बार ये भी प्राप्त नहीं हो रहा मौका, और कई बार बेटे की लाश को कंधे पर पिता और माता को ले जाना पड़ता है। एक एक बुजुर्ग जो हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं, हमसे अलविदा हो रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद मंजर शायद देश की आज़ादी से आज तक कभी नहीं आया है। ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेबीफ्लू की गोली है। अब तो पैरासीटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। चारों तरफ कालाबाजारी हो रही है, चारों तरफ। सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपया में मिल रहा है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25 से 30 हज़ार की ब्लैक में बिकता है। आइवरमेक्टिन 7,000 से 10,000 की ब्लैक में बिक रहा है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन 10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है। फेबीफ्लू की गोली भी अब सैकड़ों रुपये में जा चुकी है। सरकार कहाँ है? कहाँ है मनोहर लाल खट्टर साहब और कहाँ है दुष्यंत चौटाला, जो एक नए हरियाणा का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे? 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी जी ने पीएम केयर फंड से इकट्ठा किया।
मोदी सरकार और भाजपा ने पिछले 1 साल में 5 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग टैक्स लगाकर इकट्ठा किया। मोदी सरकार ने लगभग 22 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया। हरियाणा की सरकार ने अलग कर्जा उठा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया पीएम मुख्यमंत्री कोरोना फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहां गया? उससे कौन से वेंटिलेटर आए, कौन से अस्पताल बनाए, कौन से ऑक्सीजन बेड बनाए, कौन सी दवा खरीदी, और कोरोना का जो निरोधक टीकाकरण है उसका और भी बुरा हाल है। कैथल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, 1 महीने से पहले की डेट नहीं मिलती, और दूसरे जिलों में 1 महीने की भी डेट नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के जो नौजवान लोग हैं, क्या उनका मुफ्त टीका लगाना मोदी सरकार की जिम्मेवारी, बीजेपी जजप्पा की जिम्मेवारी है या नहीं? पीछा क्यों छुड़ा लिया मोदी जी ने? कहा ये तो प्रांत करेंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जब वोट लेते हैं तब क्यों जिम्मेवारी है भैया? अब जिम्मेवारी क्यों नहीं 45 साल से कम के लोगों की? और कोरोना गांव-गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर फैल चुका है। आप गुला चीका की हालत देख लीजिए। आप पुंडरी, ढांड और फतेहपुर, आज फतेहपुर से मशीन चालू करेंगे। 2 मशीन भी ले आए हम, एक की बजाय अब 2 ले आए। एक यहाँ खड़ी है, एक आगे भेज दी, तो ताकि पूरा जिला सैनिटाइज नहीं हो रहा। 4 दिन से कैथल में ही उलझे हम शहर में, अभी 2-3 दिन कैथल शहर में और लगेंगे, तो फिर बाकी जिले नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने 1 मशीन और खरीद ली, ताकि एक यहाँ चलेगी, एक बाकी जिले के अंदर चले। वो भी हम 1 मशीन और लेकर आए हैं सारे साथी मिलकर। तो इसलिए साथियों, सच्चाई ये है कि सरकार भाग खड़ी हुई है पीठ दिखाकर। सरकार नाम की, शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। आज बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि शस्त्र और शास्त्र, मैं दोबारा दोहराता हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों का समागम जिस विभूति के अंदर था, और जिस विभूति के अंदर आज भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो आज भी हमारे बीच में है, विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। और मैं सारे प्रदेशवासियों को सुरक्षित रहने की और बेहतरीन स्वास्थ्य की शुभकामनाएं उनके जन्मोत्सव पर देता हूं। हमारे मुसलमान भाई जिसे भाईचारे, परस्पर इंसानियत के संदेश और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के पर्व के तौर पर मनाते हैं, आज ईद उल फितर का त्योहार भी है। वो ईद उल फितर का त्योहार भी सुरक्षा से मनाएं, और उसमें भी मैं सब 36 बिरादरी और सब धर्मों के साथियों की बेहतरीन स्वास्थ्य और कोरोना से बचे रहने और सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं देता हूं। जन्मोत्सव जिस दिन होता है भगवान परशुराम जी का, उसी दिन अक्षय तृतीया भी होती है। वो तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर और ईद उल फितर के मौके पर हम ये सेवा आज कैथल से शुरू कर रहे हैं। ये केवल कैथल शहर तक सीमित नहीं, पूरे जिले में या पड़ोस पेहवा में, असंध में भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, करनाल कुरुक्षेत्र में भी ज़रूरत पड़ेगी, उचाना नरवाना में भी पड़ेगी, हम वहाँ भी भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की कृपा से अब तक संयम है, नियंत्रण है, और ये बना रहे। और हम सब मिलकर इसी प्रकार इस जंग को जीतें, यही उस प्रभु के चरणों में मनोकामना है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? भाई साहब, जैसा मैंने बताया, हमारे पास ये आपके सामने रखी हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 30 मशीन नहीं। देखिए ऐसा है, मेरी जो सीमा है, जितनी हमारे साथी बैठे हैं जो इनकी सीमा है, आप ये कहें कि आप 50,000 मशीन दिलवाएंगे, ये फिर हरियाणा सरकार से पूछिए, उनकी जिम्मेवारी है। एक मशीन 80,000 रुपये के करीब की आती है, तो हम ये 30 मशीन लेकर आए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आए हैं। हमें सिलेंडर भरने नहीं दिया जाता, हम गिड़गिड़ाते फिरते हैं हर रोज़ शाम को, हमारा सिलेंडर भरने दीजिए। हम पैसे दे रहे हैं सिलेंडर भरवाई के, और आगे मुफ्त सप्लाई करते हैं, कैरेज के पैसे भी खुद दे रहे हैं, सारे साथी इकट्ठे होकर। ये एक सेवा है जो शुरू की है। सवाल ये कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार ने व्यवस्था बनाई कि ऑक्सीजन सिर्फ 3 हॉस्पिटलों में जा रही है, शाह हॉस्पिटल, सिग्नस और गवर्नमेंट में। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी इस बात को चर्चा, दोनों व्यवस्थाएं कैसे की हैं? आप ऑक्सीजन का सिलेंडर की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं?
और दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी पूरे देश में है। आपने जो साथियों ने आपके इकट्ठा किया, क्या व्यवस्था है और किस तरह से इसकी व्यवस्था करके सेवा करें? ऑक्सीजन की भयंकर कमी इस समय प्रदेश के अंदर है और प्रदेश में विरोधाभास भी है। खट्टर साहब सरसा में बयान देते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं, उसी दिन उनके मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने काट देते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं। हरियाणा का कोटा ऑक्सीजन का 300 टन दिया है मोदी जी और अमित शाह जी ने खट्टर साहब से चर्चा करके, हमें मिलती है 200 और 225 टन। तो बाकी क्या हम कीड़े मकोड़े हम मर जाएं? हमारे यहाँ 1 लाख सक्रिय मरीज हैं कोरोना के, 1 लाख सक्रिय मरीज पे 300 टन ऑक्सीजन का कोटा है, 200 टन 225 टन मिलती है। दिल्ली में 75,000 सक्रिय मरीज हैं, उनका कोटा 700 टन है। मैं नहीं कह रहा दिल्ली का काटिए, जरूर दीजिए, हमारे भाई है ना, हरियाणा के लोग रहते हैं वहां भी। पर हमारी क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? क्या हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े हैं कि हमें 2.5 करोड़ लोग 1 लाख सक्रिय मरीज पर केवल 300 टन, उसमें से 225 मिलती है। और हमें ऑक्सीजन भी सुनिए कहां से दी है, मैंने आपको बताया था, रुड़की से ऑक्सीजन दे दी। रुड़की में बीजेपी की सरकार है, वो हमें ऑक्सीजन नहीं लाने देती, उन्होंने पुलिस लगा रखी, यहां हमारे लोग मर रहे हैं। अब आ जाइए जो कार्य हम कर पा रहे हैं, आप जैसे साथियों की मदद से हम एक एक घर तक, एक एक मरीज तक, एक एक अस्पताल तक ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम 100 में से 100 कामयाब नहीं हो पा रहे हो, पर हम 100 में से 70, 80, 60 पैसे कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कैथल जिले में कम से कम समस्या आए ही ना, और पड़ोसी भाई की भी मदद हो सके, रिश्तेदार की भी हो सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भयंकर कमी है। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% टैक्स लगा दिया मोदी जी ने, नहीं तो ये मशीनें और सस्ती हो जाती। ये मशीन को कस्टम में आए और हमको मिलने में 11 दिन लग गए, 11 दिन तक छोड़ी नहीं उन्होंने। पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, 12% जीएसटी देकर लाए हैं, बाकायदा बिल देकर लाए हैं, उसके बावजूद भी 10-11 दिन कस्टम्स में पड़ी गई। 10-11 दिन में कितनी और जानें बच सकती थी। परंतु मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का रवैया अड़ियल है। मैं उनसे फिर हाथ जोड़कर ये कहता हूं, कृपया करके अपनी जिम्मेवारी राजधर्म समझिए। आज राजनीति करने का, फोटो खिंचवाने का समय नहीं। मोदी जी तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगवाने लग रहे, पैसे देते नहीं। तो इसलिए हम उनसे कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती है खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी से भी, और देश के अहंकारी शासक जो 20,000 करोड़ का राजमहल बना रहा है नरेंद्र मोदी जी को भी, कि अब कृपया करके थोड़ा माफ़ी दीजिए और अपनी सेवा करनी शुरू कीजिए। भैया बात ही कहा था, आप फांसी मत लगाइए, गद्दी छोड़िए और घर चले जाइए। मोदी सरकार को मैं ये कहूँगा, गद्दी छोड़िए, घर जाइए, क्योंकि आप शासन चलाने में फेल हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना का टीका पूरे दुनिया का वैज्ञानिक लैंसेट, जो सबसे बड़ी इस बारे में रिसर्च कर रही है एजेंसी, लैंसेट के मुताबिक 6 हफ्ते में, पहले टीके और दूसरे टीके के बीच में 6 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा 6 नहीं, हम तो 4 में ही लगा देंगे। चलिए भैया 4 में लगा दीजिए। फिर 4 हफ्ते से आपने 6 हफ्ते कर दिया, फिर 8 हफ्ते किया, चलो 6 से 8 हफ्ते लैंसेट भी कहती है, WHO भी कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप 16 हफ्ते कह रहे हैं, इसलिए कि आपके पास वैक्सीन है ही नहीं। आपने वैक्सीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। जब मोदी जी फोटो खिंचवाने इन कंपनियों में गए थे तो उस दिन उन्हें वैक्सीन का ऑर्डर देना चाहिए था ना, तभी सामान आएगा। दूसरे देशों ने हमारी कंपनियों से वैक्सीन खरीद लिया और हमारी सरकार वैक्सीन का ऑर्डर देना भूल गई। 35,000 करोड़ के बजट में से 7,000 करोड़ ही खर्चा। इससे बड़ा घोर पाप और अपराध क्या हो सकता है? उसके बाद 6 करोड़ वैक्सीन जो हमें मिले थे वो भी विदेशों में भेज दी अपनी फोटो लगा के,
अपनी वाहवाही लुटवाने के लिए। 6 करोड़ अब डबल रेट पे वो वापिस आने लग रहे हैं। तो ये लूट है, लूट नहीं है तो क्या? इसीलिए कहा मैं आपदा में ये लूट कर रहे हैं। ये है मेरे साथी, आज अस्पतालों की जरूरत है या प्रधानमंत्री के घर की? आज अस्पतालों की जरूरत है या मंत्रियों के घर की जो उसका हिस्सा है? आज अस्पतालों की जरूरत है या उपराष्ट्रपति भवन की? आज अस्पतालों की जरूरत है या प्रधानमंत्री और मंत्रियों के ऑफिस की? आज अस्पतालों की जरूरत है या नई संसद बढ़ाने की? क्योंकि आपके पास तो संसद है। जब मुसीबत की घड़ी हो, इसी 20,000 करोड़ से 1400 रुपए के हिसाब से कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन आ सकते हैं, आप मुझे बताइए। इसी 20,000 करोड़ से फेबिफ्लू की कितने करोड़ों गोलियां, अरबों गोलियां आ सकती हैं? इसी 20,000 करोड़ से कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेट जिनकी लागत 70 से 80 हजार रुपया है वो आ सकते हैं? इसी 20,000 करोड़ से कितने वेंटिलेटर आ सकते हैं? आज जीवन बचाने का समय है, फट्टों पर अपना नाम लिखवाने का नहीं। हमने मोदी जी को केवल ये कहा था। अब बिहार में पप्पू यादव को भी अभी एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया तो उनको पकड़ा गया, तो कहाँ चल रहा है सिस्टम? आज भारतीय राष्ट्रीय, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने एक कोविड रिलीफ कमेटी भी बनाई है, मैं राष्ट्रीय उस कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो आज हमने एक जो राष्ट्रीय कंट्रोल रूम जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय से चलता है, वहाँ से 10 फ्री एम्बुलेंस सेवा हमने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चालू की है, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक और संकट है, एम्बुलेंस किसी का शव नहीं ले जा रही। आपको अजीब लगेगा सुनने में, पर किसी के परिवार का सदस्य, कल मुझे याद है चला गया, उसकी डेड बॉडी को पिता की क्रिमेशन ग्राउंड तक संस्कार के लिए कोई लेकर नहीं गया और 24 घंटे बॉडी अस्पताल में पड़ी रही, वो संस्कार नहीं कर पाया नौजवान। तो मैंने ये भी हमने निर्णय किया है सोनिया जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर कि हमारी एम्बुलेंस हम सैनिटाइज कर लेंगे अगर कोई इमरजेंसी है। वैसे पेशेंट की प्रेफरेंस है, परंतु फिर भी अगर कोई बॉडी भी कैरी करनी हुई वो भी करेंगे, और जरूरत हुई तो और व्हीकल्स भी लगा देंगे जिन्हें हर्ष व्हीकल कहते हैं, जो मैंने कैथल में भी दिए थे, पीजीआई चंडीगढ़ को भी मैंने दान किए थे, आपको याद हो, तो वो हर्ष व्हीकल भी हम प्रोवाइड करेंगे। मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी किसानों, मजदूरों, आड़तियों के दुश्मन हैं, इसीलिए लोगों ने उनका नाम दुष्यंत का दुष और मनोहर का मन दुश्मन बना रखा है। ये वास्तविकता है। फेल आप हैं, नाकामयाब आप हैं, निकम्मी सरकार आपकी है, नाकारा सरकार आपकी है, नालायकी आपकी सरकार की है, और दोषी किसान, मजदूर और आड़ती हैं। ये दूसरों पर इल्जाम मढ़ना मोदी जी, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। आज इसे यहीं समाप्त कर लेते हैं। किसानों, आड़तियों, मजदूरों, मंडी मजदूरों के साथ जुल्म कर रही है खट्टर सरकार। आप मुझे बताइए, पहली बात तो खरीद बंद क्यों की? 4 या 5 बार इस पूरी गेहूं खरीद के सीजन में 3 दिन से 5 दिन तक खरीद बंद कर दी गई। आड़ती रोता रहा, किसान बिलखता रहा, मजदूर तड़पता रहा। ऊपर से बारिश आ गई, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, फिर उसकी फसल को आप ये कहकर रिजेक्ट कर देते तेरी फसल में नमी है या तेरी फसल में कूड़ा आ गया है। मजदूर क्या करे, किसान क्या करे और आड़ती क्या करे? और अब जब खरीद खुल गई है, मैं कल उचाड़ा में था, वो तो उप मुख्यमंत्री का हल्का है, मुझे जाकर वहां सचिव मार्केट कमेटी को कहना पड़ा, सब आड़ती रोते रहे वहां। मैं गया मंडी में और मैंने उन्हें कहा कि नहीं खोलोगे तो मैं यहां धरना लगाऊंगा। तब वो माने कि सरकार का आदेश है, तुम मानते नहीं। जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हल्के का ये हाल है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहां कोई खरीद हो ही नहीं रही और आड़ती बेचारे धरने पर बैठे हैं। जहां खरीद हो रही है वहां पेमेंट नहीं हो रही। आज पुंडरी जाएंगे, पुंडरी की मंडी में एक दाना खरीद नहीं हुई। सारी की सारी बोले एक उद्योगपति के साइलों में देकर आओ, मंडी को बारदाना नहीं मिलेगा। ये हालत है इस जुल्मी सरकार की जो जुल्म ढा रही है। पर मैं एक बात कहता हूं, जुल्म की हद होती है इस देश में।
और मोदी जी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपका जुल्म अब घड़े का सिरा पार कर गया। और ये जनता है, जब ये बोलती है तो वोट की चोट से ऐसा मारती है कि पानी पीने को नहीं मिलता। मैंने उस पर जो भी कहना था कह दिया, पर मैं केवल ये कहूँगा, ईश्वर किसी बुजुर्ग को ऐसे भयंकर मुकाम से न निकाले, क्योंकि इससे बुरा, इससे अमानवीय, इससे घृणित और इससे तुच्छ कार्य कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री आप 20 साल फंड में डाल रहे हैं।